प्यारे बच्चों, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी GPE, a very important article in gravitation. हेडिंग आप इसी वीडियो को देखते हुए डाल चुके थे। अर्थ और इसके द्वारा चारों तरफ इसका अपना इलाका जिसे हम कहेंगे ग्रेविटेशनल फील्ड ऑफ अर्थ, इसके किसी पॉइंट पर यहां इसके सेंटर से r डिस्टेंस पर अगर कोई बॉडी रखी हो m मास की, तो उसकी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी क्या है? किसी बॉडी की ग्रेविटेशनल फील्ड में ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी उस बॉडी को इंफिनिटी से उस पॉइंट तक लाने में जो भी वर्क करना पड़ता है इज कॉल्ड GPE। आपने देखा था यही डेफिनेशन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल की भी थी, बस अंतर यह है कि उसको यूनिट मास को लाने का वर्क डन निकालना पड़ता था, यहाँ पूरी बॉडी m को लाने का वर्क डन निकालना है। सेम वे करना पड़ेगा उसको भी इंटीग्रेशन मेथड से। वहाँ m से डिवाइड दे देगा था, यहाँ डिवाइड नहीं दे देगा, पर ये अपने आप में बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो आपका काम क्या होगा, आपने पिछली वीडियो देख के हेडिंग डाली हुई है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी GPE ब्रैकेट, उसके सबसे पहले स्टेटमेंट लिखेंगे। राइट द स्टेटमेंट लिखें, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए बॉडी at a point in gravitational field is defined as the work done in bringing that body from infinity to that point. Okay? और इसके बाद इसका प्रोसेस शुरू होता है। सेम मास m की मान रेडिएशन नहीं पड़ेगी, ठीक। जब प्रोसेस शुरू हो जाएगा तो ड्यूरिंग प्रोसेस जब इसके सेंटर से x डिस्टेंस पर वो बॉडी m मास की बॉडी आ चुकेगी, उस वक्त कितना फोर्स इसके ऊपर लग रहा होगा, ठीक है। तो अगले पैराग्राफ से let a body of mass m small m has to be bringing from infinity to point P in gravitational field of earth mass m e m e. During this process, when body is at distance x from earth's center, gravitational force on it F is G m e m upon x square, इतना फोर्स पड़ेगा। सो dx डिस्टेंस मूव कराने में कितना वर्क करना होगा, वर्क done in moving and in bringing, work done in bringing the body through distance dx towards earth. dw is F into dx. G m e m upon x square dx.
ये थोड़ा सा पोर्शन चलना वर्क डन निकल गया है, इंटीग्रेट करके टोटल वर्क हम कहीं से कहीं तक कभी निकाल सकते हैं। सो टोटल वर्क, आप स्टेटमेंट पूरा लिखते रहेंगे। सो टोटल वर्क इन ब्रिंगिंग दैट बॉडी फ्रॉम इंफिनिटी टू पॉइंट P, W इंटीग्रेट कर देंगे सारे वर्क, जिस शुरुआत कहां से होगी, जहां x की वैल्यू इंफिनिटी है, और कब तक, जब तक x की वैल्यू r के इक्वल ना हो जाए, यानी वो पॉइंट P पर ना हो जाए। तो ये तो मैंने कहा फ्रॉम इंफिनिटी टू पॉइंट P, डी वैल्यू पुट करेंगे तो GMEM कांस्टेंट भरा जाएगा, और इंटीग्रेशन इंफिनिटी टू r dx upon x square, x power minus 2 dx, GMEM x power minus 2 plus 1, x power minus 1 upon minus 1, minus 1 point of x power minus 1 means 1 upon infinity to minus GMEM 1 upon r minus 1 upon infinity. 1 for infinity is 0, so 1 upon r means 1. So W is minus GMEM upon r. Okay? ये वर्क करना पड़ा इंफिनिटी से लेके पॉइंट P तक लाने में, और यही प्रोसेस आपको पोटेंशियल के लिए भी करना पड़ा था। वहां तो इस W में आप m का डिवाइड कीजिएगा पोटेंशियल निकलेगा, पर यहाँ तो बॉडी को ही लाने का वर्क डन निकालना है। आप कहोगे तो कल जैसे आर्टिकल विशेष है, विशेषता तो इसकी अब पता चलेगी आपको, पहले काम पूरा करना है। क्या लिखेंगे इसके बाद, बाय डेफिनेशन whole of this work is gravitational potential energy of body U, ये GPE. So GPE is equal to minus GMEM upon only R. क्यों इंपॉर्टेंट है, और उससे भी इंपॉर्टेंट है नेगेटिव का आना। प्यारे बच्चों, अब वो जो बातें मैं बोलने जा रहा हूँ, एक एक बातों को विशेष तौर पे सुनना, दोबारा सुन सकते हो रिप्ले करके, और पूर्ण चिंतन मनन अब इन स्टेटमेंट्स के ऊपर आपको करनी है। नंबर 1, ये नेगेटिव क्यों है? हमें इनफाइनाइट से ग्रेविटेशनल फील्ड के भीतर लाने में ताकत नहीं लगानी है, वो अपना ही ग्रेविटेशनल फील्ड की वजह से अपना खींचा चला जाएगा। सो नो वर्क हैज टू बी डन बाय एक्सटर्नल एजेंसी, यानी कि वर्क शुड बी नेगेटिव। और इस नेगेटिव होने का एक कारण, या नेगेटिव होने के कारण ही बॉडी अभी अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड में बंधित है, अभी उसको छोड़ के ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर नहीं जा सकती। जब तक GPE या टोटल एनर्जी, बल्कि टोटल एनर्जी कही है, जैसे मून या कोई भी सैटेलाइट अर्थ में किसी एक अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड में किसी एक जगह पर है, तो उसकी GPE इतनी, ओके। अब अगर उसको मोशन दे दिया जाए ऐसे करके, या किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में काइनेटिक एनर्जी दे दी जाए, काइनेटिक एनर्जी कभी भी नेगेटिव नहीं होती, यह बात आप अच्छी तरह जानते हैं। काइनेटिक एनर्जी नेवर नेगेटिव, ऑलवेज पॉजिटिव, एटलीस्ट शुड बी 0 बट नेवर नेगेटिव। तो उस सैटेलाइट की टोटल एनर्जी ये रही प्लस काइनेटिक एनर्जी। वो काइनेटिक एनर्जी अगर इसके इक्वल हो जाए, जितनी नेगेटिव उतनी पॉजिटिव,
तो टोटल एनर्जी हो जाएगी जीरो। और टोटल एनर्जी जीरो होने का मतलब है कि वो किसी बंधन में नहीं है और साथ साथ उसका एडिशनल एनर्जी भी नहीं है। काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, जो ग्रेविटेशनल फोर्स एनर्जी इसको काम आएगी, यह है टोटल एनर्जी। इसका पॉजिटिव होना निश्चित है, इसका नेगेटिव होना निश्चित है। आप देख चुके इन दोनों को प्लस करके अगर अल्टीमेट माइनस आ रहा है तो ऑब्जेक्ट अर्थ के बंधन में है, अभी वो उसको छोड़कर नहीं जा सकता। टोटल अगर पॉजिटिव आ रहा है, काइनेटिक और जीपीई जोड़ के अगर टोटल नेगेटिव पॉजिटिव आ रहा है, यानी कि काइनेटिक एनर्जी कंट्रीब्यूशन जीपीई से ज्यादा है, तो प्यारे बच्चों बॉडी ने अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड को तो छोड़ ही दिया है, एज वेल एज इट्स सम काइनेटिक एनर्जी आल्सो चल भी रहा है। और अगर टोटल जीरो आ गई तो बंधन से तो मुक्त हो गया, परंतु उस पर एडिशनल एनर्जी नहीं बची। ट्राई टू अंडरस्टैंड। काइनेटिक एनर्जी कैसे निकालेंगे, विशेष तौर पे सैटेलाइट मोशन में ही हम पढ़ेंगे, ठीक है। जैसे काइनेटिक एनर्जी वाला फंडा बड़ा इंपॉर्टेंट है, जीपीई हर हाल में है। जीपीई इस कारण से भी इंपॉर्टेंट है कि अब जो आपको मैं होमवर्क दूंगा, अब जो आपको होमवर्क मिलने वाला है, कि तीन बड़े बड़े गोले एक दूसरे के ग्रेविटेशनल फील्ड में हैं और ये सिस्टम किसी भी अन्य ग्रेविटेशनल फील्ड में नहीं है, बस जो कुछ है तीन ही है बस। तो इस सिस्टम की टोटल एनर्जी कितनी है, या देखिए कोर्स को बदलने से कितना बड़ा परिवर्तन आ जाएगा। स्पेस में इन तीन बॉडीज को दूर दूर से लाके ऐसा सिस्टम बनाने में कितनी एनर्जी देनी पड़ेगी या कितना वर्क करना पड़ेगा। आप जानते हो इनफाइनाइट से कोई सिस्टम बनाने में जो वर्क करना पड़ता है वही होती है जीपीई, ठीक। ऐसे ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे, तो क्या करेंगे, वहां आ जाएगा 100 किलो 300 किलो 1000, मैं M1 M2 M3 लिखता हूँ और डिस्टेंस R1 R2 R3 का। तो इस सिस्टम की जीपीई इन दोनों के लोग -G M1 M2, ये M1 का आगे R1 M2 का आगे R2 और M3 का आगे R3, M1 M2 अपॉन R3 स्क्वायर नहीं, स्क्वायर ग्रेविटेशनल फोर्स है, एनर्जी है। अब इन दोनों की माइनस G M2 M3 अपॉन R1, अब इन दोनों की -G M3 M1 अपॉन R, इसको कैलकुलेट करके माइनस में आएगा। इतना वर्क करना पड़ा इन तीन ऑब्जेक्ट्स को इनफाइनाइट से सिस्टम बनाने के लिए, ओके। एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तीन गोले 1 मीटर के इक्विलेटरल ट्रायंगल के वर्टिसेस पे रखे। अभी ने क्या करना, पास पास रखना, यहां ले और
हाफ मीटर के ट्रायंगल पे ले आना है, कितना वर्क करना पड़ेगा? 1 मीटर के ट्रायंगल के वर्टिसेस से हाफ मीटर के ट्रायंगल के वर्टिसेस तक लाने में कितना वर्क करना पड़ेगा? अकल चकरा जाएगी, कोई वे ही समझ में नहीं आएगा कैसे। जबकि ध्यान दें, अगर हम इन तीनों ऑब्जेक्ट्स को इनफाइनाइट से लेके यहाँ तक लाते तो ज़्यादा वर्क करना पड़ता, और यहीं तक लाते तो कम करना पड़ता। वो जो फासला आएगा, वो जो डिफरेंस आएगा, वो यहाँ से लेके यहीं तक आएगा। बस आप इस समय टोटल जीपी निकाल दें और इस समय टोटल जीपी निकाल दें, उसका डिफरेंस का फाइनल माइनस इनिशियल अपना पॉजिटिव आ जाएगा। ये वे है इन क्वेश्चंस को करने। ठीक है, मैंने बताया था जीपीई एक बॉडी को, जो स्टेटमेंट सबसे शुरू में लिखा है। अगर ऐसा सिस्टम आ जाए तो जीपीई को हमें इस तरह से लिखना पड़ेगा। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम formed by 2 or more bodies या objects is equal to the work done in bringing those objects from infinity to near to each other to form the system। ठीक है, चाहो तो आप लास्ट में सब कुछ करने के बाद ये भी लिख देना है, जीपी ऑफ ए सिस्टम। ओके।